Hello students. Motion is common to everything in this universe. आपने भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मोशन में देखा होगा। एयरक्राफ्ट जो पैसेंजर है उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाता है। सन के चारों ओर जो अर्थ है वो रोटेट करती है और वो रोटेशन पूरा करने में 1 साल का समय लगता है। जो सन है वो भी आकाश गंगा में मोशन में होता है। इवन जो आकाश गंगा यानी जो गैलेक्सीज हैं वो भी यूनिवर्स में मोशन में होती है। मोशन फिजिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैटर है जिसमें एटम्स होते हैं वो भी मोशन में होते हैं। मोशन को स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में, विच इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज मोशन? मोशन बेसिकली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हो सकता है जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो और जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसके लिए रेस्ट में हो। सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में आपके बगल वाली सीट पर जो पैसेंजर बैठा है, तो जब बस चल रही है तो उसके लिए आप रेस्ट में हैं, और जो दूसरा पैसेंजर है जो रोड पे खड़ा है उसके लिए आप मोशन में हैं। तो मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोशन बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो तो हम कहते हैं वो किस में है? मोशन में। मोशन को हम बेसिकली स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स, जो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स है उसमें बेसिकली हम मोशन को स्टडी करेंगे और उसमें हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे जो मोशन में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट है वो मोशन में क्यों आया, उसकी स्पीड कम कैसे हुई, उसने डायरेक्शन चेंज कैसे किया, क्यों किया, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यानी जो कोज है मोशन का उसके बारे में जाने बिना जब हम मोशन को स्टडी करेंगे तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टडी करने से पहले हमें आवश्यकता होगी एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की। फिजिक्स में बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में यूनिट भी स्पेसिफाइड होती है, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं आता, जिनके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करते। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को हम जो सिंपल अलजेब्रा है, जो जनरल अलजेब्रा है, उनके रूल के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्केलर क्वांटिटी है मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलो, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलो, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल मास कितना होगा? 3 + 2 5 kg। सिंपल। सपोज हमारे लिए पास 5 लीटर दूध था, 5 लीटर में से हमने 2 लीटर निकाल दिया तो 5 - 2 3 लीटर। या 5 लीटर दूध था उसमें 2 लीटर ऐड कर दिया तो 5 + 2 7। तो ये स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल सिंपल, जिनको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है? अभी देखिए मैं आपको एक जो ये पाइप है इसके अंदर एक बॉल है और वो ए पॉइंट पर रखी है। इसका मोशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली अभी ये जो पाइप है वो यहाँ इस पोजीशन में। तो ये सिचुएशन जब है जब हमने टाइम मापना शुरू किया है, यानी टाइम उस समय पे 0 है, तो उसमें ये उसकी पोजीशन है। जो बॉल है वो पाइप में आगे की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है।
और जो पाइप है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो बॉल है उसकी जाने की जो रफ्तार है पाइप में वो है 3 मीटर पर सेकेंड। बॉल जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो 3 मीटर पर सेकेंड जो बॉल है उसकी वेलोसिटी है, या ये भी कह सकते हैं 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 3 मीटर। और जो पाइप है इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, 4 मीटर। तो अब देखिए जो पाइप है उसके अंदर बॉल भी चल रही है और जो पाइप है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद जो पाइप है वो इधर आ जाएगी और जो बॉल है वो इधर चली जाएगी। तो बॉल पाइप में कितनी दूर गई, 3 मीटर। पाइप कितने ऊपर आया, 4 मीटर। तो आप देखिए बॉल की जो इनिशियल पोजीशन है वो ए पॉइंट पे थी। जो आदमी बाहर ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है इस सिचुएशन को, तो उसके अनुसार जो बॉल है वो पहले ए पॉइंट पे थी और बाद में 1 सेकंड बाद कहाँ पहुंच गई, सी पॉइंट पे। तो जो बॉल है वो कितनी दूर गई। तो आप सिंपल इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 4, ये 3, ये 4, ये एंगल 90 डिग्री। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट, तो 5 मीटर। तो जो बॉल है वो कितनी दूर गई, 5 मीटर। तो आप देखिए जब हमने ऐसा किया, ये वेलोसिटी बॉल की वेलोसिटी थी और पाइप की, तो बॉल प्लस पाइप की वेलोसिटी जोड़ा, तो हमने देखी 3 प्लस 4 जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो 3 और 4 होता है 7, जबकि यहाँ पे कितना आया, 5। आप देखेंगे जो वेक्टर का जो मेथड है वो हमारे लिए फिजिक्स को काफ़ी सिंपल बनाएगा। जो बड़ी बड़ी इक्वेशन है वो लिखने की बजाय हम वेक्टर मेथड यूज करके एक सिंपल इक्वेशन से, वो जो सिंपल इक्वेशन है वो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगी। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और जिनको हम वेक्टर एडिशन के नियम से जोड़ें। तो ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक एग्जांपल लूँ मैं, सपोज इधर से करंट आ रहा है I1 और इधर से वायर में करंट आया I2 और ये एंगल मान लिया कितना है थीटा और करंट गया कितना I। तो जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जो करंट है वो वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यदि करंट वेक्टर के नियमों को फॉलो करता तो हम लिख सकते थे I इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कोस थीटा अंडर द रूट। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं करंट I और एंगल थीटा डिपेंड करता, 30 डिग्री होता तो कुछ और आती वैल्यू, 90 डिग्री होता तो कुछ और आता। लेकिन हम देखते हैं जो करंट है ये I1 है, जो करंट I है वो किसके इक्वल होता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जो सिंपल स्केलर के जो नियम है उनके तहत हम करंट को ऐड करते हैं, इसलिए जो करंट है करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। इनफैक्ट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप एक और तरह की क्वांटिटी के बारे में जिनको कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर की तरह ऐड होती हैं लेकिन जिनका डायरेक्शन होता है उनको हम टेंसर कहते हैं। तो आपके सिलेबस में नहीं है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए करंट वेक्टर है स्केलर, तो आप क्या बताएंगे, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
तो हमने देखा ये जो सिचुएशन थी, इसमें जब हमने वेलोसिटी को ऐड किया तो वेलोसिटी थी, बॉल की थी 3 मीटर पर सेकेंड, और जो पाइप है इसकी थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यदि ऑर्डिनरी स्केलर क्वांटिटी होती तो रिजल्ट कितना आना था? 7। ये तो जब है जब कैसी क्वांटिटी होती? स्केलर। लेकिन हम वेक्टर में देखेंगे वेलोसिटी 3 + 4, इनको जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आया? 5। और डिपेंड करता है वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो तो जो रिजल्ट है वो 3 और 4 से 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 1 और 7 के बीच कोई और वैल्यू भी आ सकती है। तो ये जो चीज है ये किसके लिए होगी? वेक्टर्स के लिए। तो जो वेक्टर है वो पढ़ने वाले हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोज क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या आप सिंपल ये दे सकते हैं विच ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी कह सकते हैं इक्विवेलेंटली। तो ऐसी क्वांटिटी है फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड सो मैनी। वेक्टर नोटेशन, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई वेक्टर ए है तो हम ऐसे लिखेंगे ए और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। तो वेक्टर को ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया वेक्टर बी है तो ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर सी है। इस तरह से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर एरो का निशान लगा के उसको वेक्टर से दर्शाएंगे। कुछ बुक्स में बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ए को हमने बोल्ड करके लिख दिया तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम पूरे इसमें अपने कोर्स में जो ये रिप्रेजेंटेशन है लेटर लिख के उसके ऊपर एरो लगाएंगे और उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सपोज ए वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे इस तरह से, ऐसे ये बोर्ड लगा देंगे। मान लिया बी की मैग्नीट्यूड है तो यहाँ वेक्टर बी लिख के उसके ऊपर ये ऐसे 2 लाइनें ये 2 लगा देंगे मॉडुलस का निशान। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख दें लेटर से तो वो क्या बताएगा कि ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जो वेक्टर है उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लिया ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे है। वेलोसिटी हो सकती है मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या डिस्प्लेसमेंट या फोर्स। तो इस तरह से हम एक्स वाई एक्सिस लेके, ये एक्स वाई एक्सिस है तो सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो ये हो गया वेक्टर ए, और मान लिया ये थीटा है। तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे है और जो सुटेबल स्केल है ये सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका कैसे पता लगाएंगे? तो जैसे हम वेक्टर को बेसिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लिए ए, ठीक है, इस तरह से मैं कुछ वेक्टर लिखाऊं, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं वेक्टर को शो करता हूं तो ये जो वेक्टर ए है इसमें ये जो इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। जिस तरफ एरो होता है उस साइड को हेड और इसको क्या बोलते हैं?
tail, this is tail and this is head। तो जब वेक्टर के बीच में एंगल प्रिंट करना हो तो सपोज ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर है बी, तो आप वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करें तो एक वेक्टर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। जब दोनों वेक्टरों की टेल आप मिलाएं तो उनके बीच जो एंगल होगा, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एंगल ये जो छोटे वाला एंगल है वो, और जब दोनों वेक्टरों की क्या मिलाई जाएगी, टेल, या फिर दोनों वेक्टरों के हेड मिला दो तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। सपोज मैं ऐसे कहूं ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए, और मान लो आपको ये एंगल है 120 डिग्री। तो कोई हमारे से पूछे बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। तो आप बेसिकली क्या करें, इसको इस तरह से सेट करें कि जो टेल है वो दोनों की कोइंसाइड करे। तो आप इसको बी को आगे शिफ्ट कर दें तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। या तो दोनों वेक्टरों के हेड मिलाए या दोनों वेक्टरों की टेल मिलाए, तो उस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर, यदि जो वेक्टर है उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें then that vector is called unit vector and unit vector magnitude is 1। A vector having unit magnitude is called a यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1। इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, और इसको हम एक, क्योंकि एक स्पेशल वेक्टर है इसलिए हमने इसको एक अलग से सिंबल दे दिया, इसको कैप से, ऐसे इसको बोलते हैं कैप। तो जैसे ये n है तो n कैप इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, मान लिया a के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है तो आप वेक्टर a को a की मैग्नीट्यूड से भाग दे दें तो ये हो गया, दिस इज n कैप। कैप से x y और z जो एक्सिस हैं उनके अलग यूनिट वेक्टर को हम आई, जे और के से डिफाइन करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं जे आई से, वाई एक्सिस का लॉन्ग जे से, और जेड एक्सिस का लॉन्ग के कैप से। तो जब भी आपको किसी वेक्टर के ऊपर कैप दिखाई दे इट मीन्स दिस इज यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, जीरो, तो लेंथ भी कितनी होगी, जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्ररी, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या है, सपोज ए वेक्टर इस तरफ है तो ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ उतनी हो जितनी ए की है बट डायरेक्शन अपोजिट हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो यदि वेक्टर ए है तो ये वेक्टर हो गया माइनस ए। सपोज ये वेक्टर बी है तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, तो सेम इसी लेंथ का बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। केवल मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर इक्वल नहीं कहे जाएंगे,
वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यदि दोनों ही सेम हो, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर सेम देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर है वो उसी लोकेशन पे हो, वेक्टर डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकता है। Then these vector are called equal vector. Suppose ये a वेक्टर है, तो आप देखिए जितनी लेंथ a की है उतनी लेंथ b की है। जिस डायरेक्शन में a है उसी डायरेक्शन में b भी जा रहा है, तो a एंड b आर इक्वल वेक्टर। c, तो आप देखिए c की भी वही डायरेक्शन है जो a की है, c की लेंथ भी वही है जो किसकी है, a की है। तो a b c these are equal, so these are called equal vectors. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, यदि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, सपोज वेक्टर ए मैं रिप्रेजेंट करता हूं, या दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और मैंने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये 2 स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर हो गया 2a। तो इस 2a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2a का डायरेक्शन, 2a जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो किसका है, a का, बट जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो जाएगी, जितनी a की थी उसकी डबल। तो 2a को मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए। दिस इज वेक्टर 2a। तो आप देखिए जो 2a वेक्टर है उसका डायरेक्शन वही है जो a का है, बट इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2a। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी लेंथ हो जाती 3a, डायरेक्शन वही रहता। यदि मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता -2 से, सपोज मैं चाहता हूँ -2, तो -2a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते, -2a। तो यदि वेक्टर को नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड है वो उतनी हो जाएगी जितना वो नंबर है उसकी अकॉर्डिंग, और यदि वो नेगेटिव नंबर है तो जो डायरेक्शन है वो गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर।